साथियों, मैं अपनी कविता के साथ 5 बजे ठीक उपस्थित हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो तुम्हारा आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग कर दिखाई नहीं दे YouTube रहे के हैं, लिए। कोई साथी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग आ गए हैं, अगर आप लोग आ गए हैं तो मैं आप लोगों को नमस्ते करती हूँ। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? मेरी आवाज़ पहुँच रही है? ओके, संतोष पटेल जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं परिवर्तन साहित्यिक मंच और उनकी तमाम टीमों के को अभिवादन करती हूँ। आप लोगों ने मुझे मंच से जुड़ने और कविता पाठ का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं विमल किशोर जन संस्कृति मंच और महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। मेरा यही छोटा सा परिचय है। मैं अपनी कविता की शुरुआत, चूँकि मैं लॉकडाउन में हूँ, इसलिए कोरोना काल के समय से ही शुरुआत करती हूँ। मेरी कविता कोरोना काल पर ही है। एक छोटी सी कविता है, तालाबंदी बनाम बंदी गृह। मैं अपनी कविता की शुरुआत कर रही हूँ। आप लोग सुने, आप लोग गौर पर फरमाए। तालाबंदी बनाम बंदी गृह, कौन है ये? कौन है ये? मीडिया से लेकर सरकार तक सब परेशान। कौन है ये? मीडिया से लेकर सरकार तक सब परेशान कि तालाबंदी में महानगर की सड़कों पर बदबू और बीमारी फैला देने वाला कहां से आ गया यह हुजूम। ये वही लोग हैं और वही चेहरे हैं जो कल तक शहर के हाथ और पैर थे। उनकी नसों में रक्त की तरह प्रवाहित थे, धमनियों में धड़कते थे। पर कितना खुदगर्ज है यह शहर, पर कितना खुदगर्ज है यह शहर। अब उन्हें नहीं पहचानता, अब उन्हें नहीं पहचानता। वह प्रवासी हैं, यही पहचान है उसकी, यही पहचान है उसकी। वे अपने मुल्क से दूर आए थे रोजी रोटी की तलाश में। यहाँ खटते रहे, मरते रहे, जिंदगी घसीटते रहे। वे लुढ़कते रहे बिन पेंदी की लोटी की तरह। वे लुढ़कते रहे बिन पेंदी के लोटे की तरह। अब उन्हें बहुत याद आता है अपना गांव जवार। अब उन्हें बहुत याद आता है अपना गांव जवार। और ये गीत, ये शहर हुआ बेगाना, ये शहर हुआ बेगाना। देश में तालाबंदी आई, देश में तालाबंदी आई। उनसे कहा गया वे तालाबंदी में रहें। उनसे यह भी कहा गया कि तालाबंदी के बाहर मौत है। सरकार घोषणा पर घोषणा करती रही, उनमें उनके लिए कुछ भी नहीं था। पर उनके लिए कुछ भी नहीं था, और था भी तो सिर्फ यह कि वे डरे, मौत से डरे। जिनकी सेवा में जिंदगी गुजार दी, जरा गौर फरमाए, जिनकी सेवा में जिंदगी गुजार दी, जनाना और बच्चे तक हुक्म बजाते रहे। वे खाए अघाए लोग थे, उनकी नज़र में वे वायरस फैलाने वाले थे। सरकार के आदेश का न पालन करने वाले अपराधी थे, सरकार के आदेश का न पालन करने वाले अपराधी थे। तालाबंदी में क्यों आ गए बाहर? तालाबंदी में क्यों आ गए बाहर? इन पर दर्ज हो FIR, बंद किए जाएं, भेज दिए जाएं तालाबंदी में। इन पर दर्ज हो FIR, बंद
बंद किए जाएं, भेज दिए जाएं तालाबंदी में। वे जानते थे कि यह तालाबंदी भूख और प्यास से पैदा किया हुआ बंदी गृह है। वे जानते थे कि यह तालाबंदी भूख और प्यास से पैदा हुआ बंदी गृह है, गैस चैम्बर है। वे रह नहीं सकते थे यहाँ वे घुट कर मर सकते थे। जहाँ थे उनकी दोनों ओर खाई थी। एक ओर कोरोना था, दूसरी ओर भूख हर्जाई थी। धन्यवाद। मेरी अगली कविता स्त्री पीड़ा से संबंधित है। तो मैं सबसे पहले क्या कहते हैं, आसफा की जो आज कठुआ में हुआ था, मैं उस पर मैंने एक कविता लिखी है, उसको मैं सुना रही हूँ, आप लोग सुनिए। चिंगारियाँ। उस बच्ची के साथ जो हुआ वो सब जानते ही है। उस बच्ची के साथ 8 साल की बच्ची थी कठुआ में, और उसके साथ रेप हुआ था और उसकी लाश मंदिर में मिली थी। तो उसी पर मैंने ये कविता लिखी है। वह भोली थी, घर आंगन के बाग में रंग बिरंगे फूल खिल उठे। वह भोली थी, हंसती तो घर आंगन के बाग में रंग बिरंगे फूल खिल उठते, नहीं होती तो लगता सब तरफ उदासी ही उदासी। माँ का बुरा हाल था, रोते रोते आंखें सूज आई थी। वह नहीं भूल पाती उसका मासूम चेहरा। चलचित्र की तरह उसकी आंखों के आगे वह नाचता। और बापू हैं पर कटे पक्षी की तरह निठाल पड़े हैं। अपराध बोझ से ग्रस्त रहकर मन में उठता एक ही सवाल, क्यों भेजा था उसे स्कूल। माँ बापू ने पाला था एक ही सपना कि उसे पढ़ाएंगे, जो बनना चाहेगी वह बनाएंगे। उनके तन बदन में जो लगा था अशिक्षा का मैल, उसे धो डालेंगे। यही सपना था उनका। गांव जवार में वह तन कर खड़ी होगी, और वही क्यों खड़ी होगी। उसके साथ माँ बापू भी तो तन कर खड़े होंगे। वह रोशन करेगी उनका भी नाम। घर आंगन वह पर जब सपना टूटता है तो शीशे की तरह ही चकनाचूर होता है। ऐसे ही टूटा था उनका सपना जब वह नहीं उनकी लाश मिली थी मंदिर के पिछवाड़े खेत में। उसका शरीर छत बिछत जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे बनाया था अपना शिकार। बताया जाता है कि उसके साथ जो हुआ उस मंदिर में ही हुआ। उन हिंसक जानवरों के लिए इससे सुरक्षित जगह कोई हो भी तो नहीं सकती थी। हम मंदिर को पवित्र मानते हैं। वहाँ देवता ही नहीं, देवियां भी वास करती हैं। पर यह कैसा धर्म है कि देवियों के निर्जीव रूप को जो पुरुष समाज पूजता है, उसी के सजीव रूप को रौंदता है, अपने बहसीपन का शिकार बनाता है। उस बच्ची के साथ क्या हुआ हकीकत सब जानते थे, पर वे चुप नहीं थे माँ बापू। तो माँ बापू उनकी आंखों के आंसू सूख गए थे।
उनकी आंखों के आंसू सूख गए थे। ये ज्वाला की तरह जल रही थी, ये ज्वाला की तरह जल रही थी। जब भी उनकी आंखें उठती मंदिर की ओर, जब भी उनकी आंखें उठती मंदिर की ओर, और वे और लाल हो जाती, और उनसे बरसती चिंगारियां, उनसे बरसती चिंगारियां, चिंगारियां ही चिंगारियां, चिंगारियां ही चिंगारियां। तो ये स्त्री पीड़ा पर एक बलात्कार पर कहा वो थी। तो मैं अब ये संग्रह मेरे पिछले साल दिसंबर में छप कर आई थी, तो मैं इसी संग्रह से आप लोगों को कविता सुना रही हूँ। एक मिनट हवा गई। तो अभी साथियों, अभी बिहार में जो चुनाव हो रहा है, होने वाला भी है, और रैलियां भी निकाली जा रही है अमित शाह के नेतृत्व में। तो उस पर भी मैंने एक चुनाव पर कविता लिखी है, हवाएं गर्म है। सुना जाए। हवाएं बह रही हैं, हवाएं बह रही हैं, चल रही हैं चुनाव प्रचार की आंधी, जनता के लिए नहीं कुर्सी के लिए। हवाएं बह रही हैं, चल रही हैं चुनाव प्रचार की आंधी, जनता के लिए नहीं कुर्सी के लिए, जनता के लिए नहीं कुर्सी के लिए। हवाएं गर्म, हवाएं रेतीली, हवाएं जिस्म जख्मी हो रहा है, जिस्म जख्मी हो रहा है। रैली का रेला है, रैली का रेला है, शोर है, हर तरफ वायदे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, लुभावने सपने हैं। राम नामी चादर ओढ़े, गले में गमछा डाले नेता, कोई सीना दिखा रहा है, कोई गधा की तरह रेक रहा है, कोई बब्बर शेर बना है, कोई बना रहा है दूसरों को चूहा, कोई तलवार भांज रहा है, कोई लहरा रहा गदा, पर सभी बदन को चुभो रहे हैं। छलनी हो रहा है तन मन, छलनी हो रहा है तन मन। मंदी छटनी बेरोजगारी, मंदी छटनी बेरोजगारी, और महंगाई की मार भटक रहे हैं नौजवान। मांगते अपने लिए काम, कहते हैं नहीं चाहिए हमें राम, कहते हैं नहीं चाहिए हमें राम। बच्चे भूखे हैं और माताएं बेबस, बच्चे भूखे हैं और माताएं बेबस हैं। औरतों की अस्मत खतरे में है, अपनी इज्जत बचाने वे कहाँ जाएं, अपनी इज्जत बचाने वे कहाँ जाएं। खुदकुशी करते किसान हैं, नोटबंदी से सब परेशान हैं। जल रहा है देश, जल रहा है देश, बिहस रहे हैं नेता, इसलिए हवाएं गर्म है, इसलिए हवाएं गर्म है, एक तलखी से पैदा कर रही हैं। सवाल है कि कैसे बुझे यह आग, सवाल है कि कैसे बुझे यह आग, और इससे दो दो हाथ करते लोग हैं। आगे बढ़ते, गोल बंद होते, अंगारा बनते, ताकत में तब्दील हो जाने को बेचैन है लोग। मैं देखती हूँ उनकी आंखों में एक सपना है, मैं देखती हूँ उनकी आंखों में एक सपना है, और यही सपना मेरा अपना है, और यही सपना मेरा अपना है। तो साथियों, अब मेरी दूसरी कविता है। दूसरी कविता प्रेम पर, दो कविताएं मैंने लिखी है, उसी पर है। सुना जाए। तुम्हारा न होना। दूसरी कविता तुम्हारा न होना प्रेम पर आधारित है। जीवन की डगर पर मुझे अकेला जान, यादों के ये तस्कर मेरा पीछा कर रहे हैं। जीवन की डगर पर मुझे अकेला जान, यादों के ये तस्कर मेरा पीछा कर रहे हैं। निरंतर मेरी अपनी परछाई की तरह, बांध न पाया तुम्हें
बांध न पाया तुम्हें प्यार मेरा अब इस भीड़ भरे एकाकीपन में, गहराते अंधेरे कहाँ तक संभालूं अपने को, कितना अखरता है तुम्हारा न होना, कितना अखरता है तुम्हारा न होना। दूसरी इसी पर है, तुम कहाँ हो, सुना जाए। खोजती हूँ तुम्हें मैं तारों के आसपास, क्योंकि तुम दूर हो बहुत दूर, बिजली कौन ढूंढती है पर बादलों के उस पार नहीं, आँखों के अंबर में। घटाएं आती चली जाती हैं, मौसम भी बदलता है, शीत की बूंदें फिसलन बन जाती, और इसलिए मन पुकार उठता है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। साथियों, एक स्त्री पीड़ा पर और कविता है, रुकली। एक स्त्री, एक महिला, एक लड़की का नाम है, उस नाम पर मैंने एक कविता लिखी है। रुकली खुद को निहारती, कभी फूलते हुए पेट पर टिकी आंखें, आईने में अपना वजूद तलाशती रुकली। अपने अजन्मे बच्चों को से सवाल पूछती रुकली, अपने अजन्मे बच्चों से सवाल पूछती रुकली। कौन है इसका पिता, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका पिता, कौन है इसका जिम्मेदार, यह समाज या इसके ठेकेदार, जो आदमी की खाल में पूरे भेड़िए। रुकली को नहीं मिलता कोई जवाब, निर्णय अनिर्णय से गुजरती है, कभी हंसती है कभी रोती है। प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, और कितनी रुकलियां, और कितनी रुकलियां उसके जैसी बलात्कार के शिकार, दे व्यापार करने को मजबूर। न्याय मांगती पर किससे, रुकली पूछती अपने आप से, थाने या अदालत में जहाँ किया जाता है जिस्मों को और तार, थाने या अदालत में जहाँ किया जाता है जिस्मों को और तार। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझती रुकली, रंगों के कोलाज में बदलता उसका चेहरा, सख्त कठोर होता प्रश्नों का हल ढूंढता, आईने का प्रतिबिंब मानो कह रहा हो, रुकली लड़ेगी, जरूर लड़ेगी उनके लिए जिनकी दांव पर लगी है जिंदगियां। रुकली लड़ेगी, जरूर लड़ेगी उनके लिए जिनकी दांव पर लगी है जिंदगियां, उनके वजूद के लिए जो अभी अजन्मे हैं। अंतिम सांस तक लड़ेगी, रुकली लड़ेगी, जरूर लड़ेगी। तो ये थी स्त्री जीवन की पीड़ा। एक और स्त्री जीवन की पीड़ा से है, पंख खोलूं उड़ चलूं, कविता का शीर्षक है। इसी संग्रह से मैंने संग्रह पहले ही बता दिया है। घड़ी की सुइयों पर टिकी आंखें मुझे बेचैन करती हैं, निर्धारित करती हैं, नियंत्रित करती हैं जिंदगी के हर लम्हे को, मेरी दिनचर्या हो या जीवनचर्या। सबको बांधती है घड़ी की सुइयां, मैं अपने सपनों को पंख देना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, उड़ वहाँ पहुँचना चाहती हूँ जो मन की चाहत है। मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं घर की चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ जो मेरा इंतजार है, जिन्हें मेरा इंतजार है। मैं समाज में कुछ कर दिखाना चाहती हूँ, पर यह घड़ी टिक टिक करती
हर घंटे टन टन करती, मुझे समय का एहसास कराती, हर हमेशा याद दिलाती कि किचन ही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा आशियाना है, यही है तुम्हारा आशियाना। परिवार, समाज और स्वयं और तुम्हारा स्वर्ग, इसी में सिमटी है तुम्हारी दुनिया। थोड़ा सा व्यवधान आ गया था मित्रों, थोड़ा गौर फरमाए। पर यह घड़ी टिक टिक करती, हर घंटे टन टन करती, मुझे समय का एहसास कराती, हर हमेशा याद दिलाती कि किचन ही तुम्हारा घर है, यही है तुम्हारा आशियाना। परिवार, समाज और तुम्हारा स्वर्ग, इसी में सिमटी है तुम्हारी दुनिया। घर परिवार का बोझ, दूध वाला, काम वाले, अखबार वाला, सफाई वाला, इन सब के साथ जितने लोग उनकी फरमाइशें भी उतनी, और सारी दुश्चिंताओं का बोझ लिए इस घड़ी के साथ अपने को मिलाने में ही बीत रही है सारी उम्र। इस घड़ी के साथ अपने को मिलाने में ही बीत रही है सारी उम्र। कभी मन करता कि यह घड़ी जो मुझे बांधे है उसे पटक दूं, सब कुछ झटक दूं, मुक्त हो जाऊं, अपने सपनों को हवा दूं, समय से बाहर निकलूं, पंख खोलूं और उड़ चलूं खुले आसमान में, और पंख खोलूं उड़ चलूं खुले आसमान में। तो ये थी हमारी स्त्री पीड़ा की कविता। अब मैं आपको कुछ आंदोलन से जुड़ी कविताएं सुनाना चाह रही हूँ। ये सोनभद्र में कुछ आदिवासियों की हत्या हो गई थी, तो उन्हीं आदिवासियों पर जो कविता मैंने लिखी है, जय जोहार, तो उसे सुनिए, उसे गौर फरमाइए। ओ भले मानुस तुम्हारी भोली भाली आंखें, ओ भले मानुस तुम्हारी भोली भाली आंखें, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सरलता, निश्चलता, तुम्हारे पैरों की फटी बेवाइयां, हाथों का रूखापन, खुरदुरापन, इन सब पर मुझे प्यार आता है, बहुत बहुत प्यार आता है। पर इतनी ईमानदारी, इतनी मासूमियत भी ठीक नहीं। क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे चारों ओर भेड़िए मंडरा रहे हैं? गिद्ध दृष्टि जमी है तुम पर, तिरछी निगाहें हैं सबकी। कहने को तो कुछ भी नहीं है, कहने को तो कुछ भी नहीं है, पर सब तुम्हारा ही है। तुम्हारे पुरखों द्वारा संचित सारी प्राकृतिक संपदा तुम्हारी है, मालिक हो तुम इसके। ये हरे भरे जंगल, ये हरे भरे जंगल जो दूर तक फैले हैं, यही है तुम्हारा घर। इनका हरापन ही तुम्हारा आभूषण है। प्यास मिटाने को बहते सोते हैं झरने हैं, कल कल छल छल बहती नदियां हैं। जल जंगल और जमीन से आच्छादित कितनी भरी पूरी तुम्हारी दुनिया है। इसी दुनिया को वे छीन लेना चाहते हैं, इसी दुनिया को वे छीन लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी के हरापन से बेदखल कर दे। वे चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी को हरापन से बेदखल कर देना, तुम्हें बर्बाद कर देना। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा भोलापन उन्हें रास नहीं। तुम्हारी हत्या की साजिश रची जा रही है। सोनभद्र हो या मिर्जापुर, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, ओ भले मानुस तुम्हारी फिक्र है मुझे, ओ भले मानुस तुम्हारी फिक्र है मुझे, तुमसे प्यार है मुझे। छोड़ो अपनी मासूमियत, छोड़ो भोलेपन से बाहर निकलो, कठोर बनो, मुट्ठियां बीचो, गोल बनाओ, कभी अपनी रक्षा के लिए, कभी हमले के लिए जो बनाते आए हो। मिलजुल आगे बढ़ो भेड़ियों के खिलाफ जो तुम्हें निगल जाना चाहते हैं। चारों दिशाओं से उठे एक ही आवाज, चारों दिशाओं से उठे एक ही आवाज, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। तो ये मेरा आदिवासियों की हत्या पर ये कविता थी।
मैं एक कविता और सुनाना चाहती हूँ। ये कुछ प्रकृति पर है, प्रकृति के सौंदर्य पर। फिर खिल उठेंगे, फिर खिल उठेंगे। तुम लाख चाहो हरियाली को नष्ट करना, शहर को बदरंग कर उसे पत्थर का बना देना। धरती भी पथरीली ऐसी कि उसका अंतर पानी के लिए तरस जाए, आत्मा प्यासी रह जाए। मगर तुम्हें नहीं मालूम कि पत्थरों के नीचे दबी धरती चुप नहीं बैठेगी। मगर तुम्हें नहीं मालूम कि पत्थरों के नीचे दबी धरती चुप नहीं बैठेगी। निरंतर जारी है उसका सृजन। वह झांक रही है पत्थरों के बीच से, प्रस्फुटित है उसका गगन। ये जो पेड़ खड़े हैं घने, इनकी बहुत गहरी है जड़ें, धसी है धरती में बहुत गहरे। वहीं से मिलता है इन्हें खुराक, खाद पानी। तुम्हारी बदरंग दुनिया को रंगीन बनाते इनके तन बदन पर खिले हैं रंग बिरंगे फूल, मौसमी फल। ये बिखेर रहे हैं अपने बीज, कहाँ तक रोकोगे? बहेंगे पानी के साथ, उड़ेंगे हवा के साथ। कहीं न कहीं तो इन्हें मिलेगी धरती। तुम्हारी कोशिशों को नाकाम करते ये फिर खिल उठेंगे। धरती को हरा भरा करती ये गाएंगे महेश्वर के गीत। सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए होठों पर, आज लड़ाई जारी है। तो ये थी मेरी प्रकृति पर एक कविता। अगली कविता मेरी गटर में है। ये उन दिनों मैंने ये कविता लिखी थी जब मोदी का सफाई अभियान जारी था और सीवर में कुछ ये सफाई कर्मी घुसे थे और उसी में उनका दम घुट करके उनकी लाश ऊपर आ गई थी। उसी पर मैंने ये गटर में कविता लिखी है। गौर फरमाए। बजबजाते मेन होल, डूबती उतराती दो लाशें। हाय गंदगी से लड़ती हार गई जिंदगी। ये सफाई कर्मी है हमारी और आपकी तरह। इनके चेहरे पर न ऑक्सीजन के मास्क है, न शरीर के बचाव के लिए कोई सुरक्षा कवच। फिर भी ये उतरे हैं बजबजाते गटर में जहाँ जाम लगा है। फंसा है सारा शहर और इसी में फंस गई है उनकी जान। देश की स्वच्छता अभियान में घुट गया है उनका दम। वे उतरे थे मेन होल में सीमा पर युद्ध के लिए जाते सैनिकों की तरह। और शहीद जैसे लौटते हैं उसी तरह बाहर नहीं आई थी उनकी लाशें। वे जोर शोर से चला रहे थे स्वच्छता का अभियान। लाशें देख भाग खड़े हुए। उनके लिए इनकी जान की क्या कीमत, ये मरे या जिए अपनी बला से। उन्हें तो बस अपनी पीठ थपथपानी थी कि हमने गटर साफ करवा दी और जारी है पूरे देश में सफाई अभियान।
और जारी है पूरे देश में सफाई अभियान। दूसरे दिन वे दिखे लकदक कपड़ों में। उसी समय दिल्ली में मोदी जी ने सड़कों की सफाई का वो झाड़ू ले करके वो था, तो मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया है इस कविता का एक अंश। सुना जाए, गौर फरमाए। दूसरे दिन वे दिखे लकदक कपड़ों में संसद के बाहर सड़क पर। उनके हाथों में बड़े बड़े झाड़ू थे जिससे लहरा रहे थे साफ सुथरी सड़कों पर। मजमा जुटा था, कैमरा घूम रहा था उनके चारों तरफ। मजमा जुटा था, कैमरा घूम रहा था उनके चारों तरफ। तो ये थी मेरी गटर में सफाई अभियान पर कविता। अगली कविता मैं एक संग्रह से और सुना रही हूँ। चलो हो गया है। अब अगली कविता ये है, सपने भी डराते हैं। सपने भी डराते हैं कविता शीर्षक है। करवटें बदलते हुए रात गुजर जाती है। करवटें बदलते हुए रात गुजर जाती है। कट जाती है आंखों में ही सारी रात। कट जाती है आंखों में ही सारी रात। जब आंखें झपकियां लेती हैं बुरे ख्यालों के साथ आने लगते हैं सपने भी बुरे। जब आंखें झपकियां लेती हैं बुरे ख्यालों के साथ आने लगते हैं सपने भी बुरे। कहाँ तो कभी हमने देखा था सुंदर सा सपना। उसमें होते थे आजाद भगत अशफाक अमन चैन बराबरी का सद्भाव और प्रेम। अब वहाँ डर पसरने लगा है। रात भर नींद नहीं आती। सपने मुझे डराने लगे हैं और मन मस्तिष्क में घिरने लगे हैं सवाल। कैसी है यह आजादी जहाँ नफरत भेदभाव और हिंसा तांडव नृत्य चल रहा है। जहाँ तोड़ी जा रही है मूर्तियाँ, बदले जा रहे हैं नाम और कहा जा रहा है विकास। सत्ता की चाव में मर्यादा लोकतंत्र और संविधान का किया जा रहा है उल्लंघन। सत्ता की चाव में मर्यादा लोकतंत्र और संविधान का किया जा रहा है उल्लंघन। किसी को कैसी नींद आ कैसे सोया जा सकता है निश्चिंत होकर। सारी रात गुजर जाती है करवटें बदलते और मन बेचैन। इस सघन अंधेरे में सपने भी डराने लगे हैं। नींद गायब रहती है सारी रात, फिर भी मरने नहीं दिया है अपनी आत्मा को। बस इसी उम्मीद में जीना है कि अंधेरा चाहे जितना घना हो। बस इसी उम्मीद में जीना है कि अंधेरा चाहे जितना घना हो, रात चाहे जितनी लंबी हो, वह सुबह कभी तो आएगी। वह सुबह जरूर आएगी। तो ये थी हमारी एक उम्मीदों भरी कविता। रोटी पर अब एक स्त्री पीड़ा पर फिर से एक कविता। रोटी पर मैंने 3 कविताएं लिखी हैं, उसी को मैं आपको सुना रही हूँ। सुना जाए। रोटी 1। औरत रोटी सेकती है, उसे आकार देती है। रेखा गणित के गणित में वह उलझती है, वृत्ताकार देने में स्वयं अनावृत हो जाती है। वह सोचती है रोटी अपने सांचे में ढले, गोल गोल हो, सिकी हो, पूरी पकी हो, खाने वाले को संतुष्टि मिले। ऐसी ही रोटी बनाने और गढ़ने में बीत रही है उसकी उम्र।
ऐसे ही रोटी बनाने और गढ़ने में बीत रही है उसकी उम्र। भूख आती है, रोटी पर झपटती है, तृप्त होकर जाती है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसकी कला का कोई पारखी नहीं, मीठे दो शब्द नहीं, हमदर्दी नहीं, जैसे यही उसकी लाइफ लाइन है, उसकी नियति है। अब रोटी पर दो। अब दूसरी कविता। औरत जानती है कि आटा गूंथने के लिए कितना चाहिए पानी। औरत जानती है कि आटा गूंथने के लिए कितना चाहिए पानी। यह संतुलन जरूरी है रोटी बेलने के लिए और बनाने के लिए। औरत के लिए रोटी बनाना सिर्फ रोटी बनाना नहीं है। कहा भी जाता है कि रोटी और पानी का संबंध रिश्तों में मिठास लाता है। कहा भी जाता है कि रोटी और पानी का संबंध रिश्तों में मिठास लाता है। ऐसे ही आटा और पानी के बीच वह घोलती है स्नेह और ममता का घोल। ऐसे ही आटा और पानी के बीच वह घोलती है स्नेह और ममता का घोल। वह झेलती है चूल्हे की ताप, झुलसा देने वाली गर्मी, सब झेलती है, उफ नहीं करती। यह भी कैसा यथार्थ है, यह भी कैसा यथार्थ है कि जिंदगी में मिठास बना रहे। ऐसा सोचते और करते वह कभी नहीं सोच पाती कि उसकी अपनी जिंदगी में कितनी कड़वाहट भरी जा रही है। वह कभी नहीं सोच पाती कि उसकी अपनी जिंदगी में कितनी कड़वाहट भरी जा रही है। कब होगा उसे इस बात का एहसास। अब रोटी तीसरी कविता। खाए लोगों के लिए रोटी का क्या मोल। खाए लोगों के लिए रोटी का क्या मोल। उन्हें तो घिन आती है पसीने से जिससे बनती है रोटी। यह रोटी भी अजीब चीज है जिससे बनती है रोटी। यह रोटी भी अजीब चीज है। कोई भरे पेट खाता है तो कोई इसकी चाह में भूखे पेट सो जाता है। यह रोटी भी अजीब चीज है। कोई भरे पेट खाता है तो कोई इसकी चाह में भूखे पेट सो जाता है। लोगों की उम्र बीत जाती है रोटी की जुगाड़ में। नहीं मिल पाता इन्हें अपने श्रम की कीमत। नहीं मिल पाता उन्हें अपने श्रम की कीमत। खेतों में जो खटते हैं पैदा करते हैं सबसे पौष्टिक दाने। उन्हीं के बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। असमय ही मरते हैं, मारे जाते हैं और असमय ही मरते हैं, मारे जाते हैं। औरतें जो होटलों और ढाबों पर रोटी बनाती हैं, उन्हें आकार देती हैं, मालिक का पेट भरती हैं, उनके हिस्से क्या आता है? उनके हिस्से क्या आता है? झिड़की, धमकी, गाली। उनका औरत होना कहीं खो जाता है। उनका औरत होना कहीं खो जाता है। तो ये स्त्री पीड़ा की कविता थी। अब मैं एक कविता और सुनाऊंगी। समय का ध्यान बताइएगा, कितना समय और है, कितनी कविताएं और पढ़ूं। एक चौकीदार की कविता है। तो और कौन सी? खिल उठेंगे तो हमने पढ़ लिया। पानी 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 रे पानी कराते एक मिनट एक लास्ट में एक कविता। अब अंतिम कविता पर आती हूँ। मेरी अंतिम कविता है प्रेरणा। मन में कसक है कि कुछ न कर पाई। मन में कसक है कि कुछ न कर पाई। सोचती हूँ क्या जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। सोचती हूँ क्या जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। निरुद्देश्य विचार, तरह तरह के ख्याल,
अवसाद से भर देते। तभी एक घटना ने जीवन में मचा दिया उथल पुथल। मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जिसके पास एक हाथ और एक ही पैर था। उसकी जिंदगी व्हील चेयर पे सिमटी थी, पर वह निराश नहीं थी। किताबें उसकी दोस्त थी, कलम और कागज भावों को व्यक्त करने के माध्यम थे। उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वह गुनगुनाती, अपने आसपास को ताजगी से भर देती। वह जब भी मिली मुस्कुराते हुए मिली, जिंदगी में नया रंग भरते हुए मिली। उसने यह एहसास पैदा किया कि उम्र की सीमा कोई बाधा नहीं, अपाहिज होना कोई बीमारी नहीं। मैंने जाना उससे जिंदगी के मायने। अब जब भी निराश होती हूँ, उसका मुस्कुराता गुनगुनाता चेहरा मेरे सामने होता है। तो साथियों, ये मेरी अंतिम कविता थी। धन्यवाद, आप सब लोग आए और आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। परिवर्तन साहित्य मंच और उनकी टीम को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर टाइम हो तो कुछ एक आध कविता पढ़ी जा सकती है। अभी और टाइम है तो एक आध कविता और पढ़ी जा सकती है इसमें से। कोई कविता ही नहीं चल रही है। एक कारवां निकल पड़ा है, पढ़ आसपा और उन्नाव में जो घटना घटी थी, एक कविता और अंतिम कविता मैं सुनाना चाहती हूँ। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं जरूर सुनाना चाहती हूँ। तो कारवां निकल पड़ा है। जब उन्नाव में ये जो बलात्कार हुआ था और कठुआ में जो हुआ था, उसको लेते हुए मैंने ये कविता पढ़ी थी। दे रही है दस्तक पुकारती आवाज है, घबराना नहीं तुम आसपा, तुम तो मेरा साया हो। बंद दरवाजे कब तक निकल पड़ा है कारवां। घबराना नहीं तुम आसपा, तुम तो मेरा साया हो। बंद दरवाजे कब तक निकल पड़ा है कारवां, मांगता जवाब है। कठुआ से उन्नाव तक, गांव से शहर तक, लंदन से न्यूयॉर्क तक, सब तरफ देखो आग ही आग है। ताप से अब बच न सकोगे, बहुत हुआ मुंहजोरी। अब न सहेंगे सीना जोरी। कारवां अब बढ़ चला है, रोक सको तो रोक लो। मांगता जवाब है, वी वांट जस्टिस। कार्यपालिका से न्यायपालिका तक गूंज ही गूंज है। कार्यपालिका से न्यायपालिका तक गूंज ही गूंज है। झुकना ही होगा तुम्हें, देना होगा जवाब। सभी दिशाओं से उमड़ घुमड़ रहा यह जन सैलाब है। जिस बिल में छिपे होगे वहां से निकाल लाएंगे। बलात्कारियों को जाने न देंगे, उन्हें घेर लेंगे। राह में जो भी आएगा हस्र उसका वही होगा। ठीक उस राजा की तरह वस्त्रहीन होकर नंगा मुंह छिपा भागा था। तुम दौड़ोगे, भागोगे,
लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुम पर हंसेंगे और ठहाके भी लगाएंगे, क्योंकि दे चुकी है अब दस्तक, क्योंकि दे चुकी है अब दस्तक लोगों के दिलों तक। बंद दरवाजे कब तक, बंद दरवाजे कब तक, बंद दरवाजे कब तक। धन्यवाद साथियों, आप लोग यहाँ आए, मेरा हौसला अफजाई हुई और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग आए हैं लेकिन मैं कविता पढ़ने में हूँ इसलिए देख नहीं पा रही थी। मोहित पांडे दिख रहे हैं, मोहित पांडे को मैं नमस्कार करती हूँ। तो मैं आज की कविता, आज का कार्यक्रम तेज प्रताप जी को भी नमस्ते करती हूँ। आलोक सिंह हैं। मैं सब साथियों को, सभी लोगों को धन्यवाद, आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मेरी ये आज का कार्यक्रम यहीं तक था और अब कविता अगले कार्यक्रम में फिर कभी याद कीजिएगा तो मैं आऊँगी ज़रूर। धन्यवाद।